बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपके मेजबान फवाद अनवर। अपने आज के इस प्रोग्राम में जरा करंट इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करेंगे। गो कि इस वक्त अगर हुकूमती वज़रा और स्पेसिफिकली हमारे वजीर खजाना साहब के बयानात की बात की जाए तो उनके मुताबिक इस वक्त अब पाकिस्तान की मईशत मुस्बत राह की जानिब गामजन है। आज अपने इस प्रोग्राम में जाने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जो कोशिशें, जो काविशें बताई जा रही थी कि हुकूमत की तरफ से की जा रही हैं तमाम तर इकोनॉमिक सिचुएशन में बेहतरी लाने के लिए, तो क्या वाकई उन तमाम तर स्टेप्स के बाद ये सिचुएशन बेहतर हो पाई है या नहीं। साथ साथ एक ऑस्टेरिटी ड्राइव का आगाज किया गया था गवर्नमेंट के फॉर्मुलेट होने के बाद, तो क्या वाकई उस ऑस्टेरिटी ड्राइव से कुछ फायदा पहुंचा। और साथ साथ ये भी जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये ऑस्टेरिटी ड्राइव अब हमें कंटिन्यूएशन में दिखाई देती है या नहीं। एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि टैक्स चोरों के खिलाफ एफबीआर को हंगामी इक़दामात करने पड़ेंगे। और जिस तरह से हर बार ये कहा जाता था कि टैक्स नेट में इजाफा किया जाएगा, जो टैक्स पेयर्स हैं उन पर से जो इजाफी टैक्स का बोझ है उसको कम किया जाएगा, तो ये तमाम तर वादे क्या वाकई पूरे हो रहे हैं या नहीं। और साथ साथ आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मिनी बजट को मुस्बत करार दे दिया है, लेकिन क्या वाकई अवाम भी इस मिनी बजट के बाद कुछ मुस्बत तब्दीलियां महसूस कर रहे हैं या नहीं, अपने आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। इन तमाम तर इश्यूज पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अतीकुर रहमान साहब, जब से अब से कुछ देर के बाद ऑन कॉल हमारे साथ मियां जाहिद साहब भी मौजूद होंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि अब बहुत बड़े बड़े दावे थे गवर्नमेंट के कि जी जब अगर हमारी गवर्नमेंट फॉर्मुलेट होती है तो बहुत बेहतर और मुस्बत तब्दीलियां दिखाई देंगी। अगर मैं दो टोक आपसे जानने की कोशिश करूं, गो के आज के लिए खुशखबरी भी यह है कि जी पेट्रोलियम प्राइसेस में एक बार फिर बहुत ही मामूली सी सही लेकिन कमी होने जा रही है। डीजल 25 पैसे कम हो रहा है और पेट्रोल भी जो है वो चंद पैसे हमें सस्ता होता हुआ दिखाई देगा। तो क्या वाकई इस तरह की जो होप्स हैं, जो पॉजिटिविटीज है, इससे आप कुछ ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी ठीक है आवाम के लिए बेहतरी आने जा रही है? सर बहुत शुक्रिया फहद, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं सबसे पहले एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमिक्स का या कोई मईशत का रोड मैप हमारे पास मौजूद है इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से। और ये एक बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है और बड़ी शॉकिंग सिचुएशन है। शॉक के बाद शॉक, शॉक के बाद शॉक और आफ्टर शॉक और एक डिसास्टर सा नजर आ रहा है। देखिए, मैं मिसाल देकर आपको बताता हूँ, ऐसा लगता है कि इकोनॉमी को रोलर कोस्टर पे बैठ गई है और किसी मड में जाकर के किसी कीचड़ में जाकर फंस गई है। देखिए, इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि हर चीज चांस पर है। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट, आपकी कमोडिटी मार्केट, आपकी सर्विसेज मार्केट, सब चांस पे। गोया कि हम गैमलिंग कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स नहीं कर रहे हैं। जब हम गैमलिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम एक कैसीनो इकोनॉमी में हैं। तो जब एक कैसीनो इकोनॉमी में तो एक बहुत बड़ा डेफिसिट का बोझ है जो आपके पास पड़ा हुआ है, जिसमें आप ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट, तो पता नहीं कौन कौन से डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए मेरी समझ में नहीं आता गवर्नमेंट इतना ज्यादा कर्जा स्टेट बैंक से क्यों ले रही है कि जो ट्रिलियंस में है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या, बल्कि पिछली गवर्नमेंट की हिस्ट्री छोड़ दे, सारी हिस्ट्रियों को छोड़ दे, इन्होंने 7 महीने में ट्रिलियंस में कर्जा ले लिया अपने फिस्कल डेफिसिट्स को, अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा। मिनी बजट जरूर आया, लेकिन मिनी बजट में कोई चीज ऐसी नजर नहीं आई जहां से नजर आ रहा हो कि आपने किस तरह एक्सप्लोर करना है रेवेन्यूज को, किस तरह नए फाइलर्स आपने ऐड करने। तो ये सारी चीजें बड़ी डिसअपॉइंटिंग है। मैं सबसे बड़ी बात, आपने सजेशन मुझसे नहीं मांगी, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं जो गवर्नमेंट को रियलाइज करना चाहिए कि नॉन एसेंशियल आइटम्स जितने हैं उनकी कंज्यूमर आइटम्स, उन सबको फिर फॉर बैन कर देना चाहिए और उनकी इंपोर्ट्स को बिल्कुल बैन करना चाहिए। मेड इन पाकिस्तान पे तवज्जो देनी चाहिए, इस तरह ये अपने डेफिसिट्स को बचा सके। इस बात एक बात आपको बता दूं सिर्फ कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो बैलूनिंग हो रही है और डे बाय डे इतना बढ़ता जा रहा है, और ट्रेड डेफिसिट होता क्या है या करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, वो ये होता है कि आप एक्सपोर्ट्स को जोड़ लें रेमिटेंसेस के साथ, और दोनों को जोड़ने के बाद जो सम अप आएगा उसको आप इंपोर्ट से करें तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता है। जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इतना वाइड हो और आपको यही नहीं करना आ रहा हो, आपने भी कुछ इंसेंटिव्स दिए, उसमें आपकी 3% भी एक्सपोर्ट अपनी तरफ से मूव नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि कोई रोड मैप है नहीं ऐसा जब तक। ठीक है, अब आज वफाकी काबीना का जो निहायती अहम तरीन इजलास था, उसमें भी जो हज 2019 होगा उस पर सब्सिडी ना देने का फैसला किया गया। सो डू यू थिंक एक गरीब के लिए जो एक इतनी बड़ी सादत होती है, क्या गवर्नमेंट की मजबूरी समझते हैं या और दीगर मामलात भी हैं कि जिसकी बुनियाद पर सब्सिडी ना देने का फैसला किया गया? वेरी सैड स्टोरी और बहुत शॉकिंग है। जैसे मैंने कहा आपको शौक के बाद शौक, तो ये भी एक शौक है कि अब हज
पे जाना इतना महंगा हो गया कि एक आम आदमी इसको अब बियर नहीं कर सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बियर द कॉस्ट ऑफ गोइंग टू द हज। बहुत प्रॉब्लम है अब ये फिर एक और शौक है ये सब्सिडीज, कितनी सब्सिडीज में देखिए IMF पे जाना इज फैटल। मैंने आपको कई बार अपने प्रोग्राम में कहा है कि ये मौत को दावा देना IMF की तरफ जा, स्लो ये IMF की तरफ जा रहे हैं। So what might be the ultimate solution? एक तरफ अतीक साहब आप और दीगर इकोनॉमिस्ट जो हैं वो ये जरूर कहते हैं कि जी IMF की तरफ जाना जो है वो हमारे लिए बहुत ही कठिन होगा, हमारे लिए कड़वी गोली साबित होगा, लेकिन हमें वो निगलनी जरूर है। अब जब वो दूसरी तरफ जाते हैं, भले अपने दोस्त ममालिक की तरफ जब हाथ बढ़ाते हैं, तो उस वक्त भी आप लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि जी देखें पहले इन्होंने कहा था कि हम जो है हाथ नहीं फैलाएंगे, अब भले हम UAE की तरफ देख रहे हैं, सऊदी की तरफ देख रहे हैं, कतर की तरफ देख रहे हैं और दीगर ममालिक की तरफ देख रहे हैं। देखिए दोस्तों की तरफ जाना तो दूसरी बात है। मैं सबसे पहले आपसे IMF की बात क्लियर कर दूं। IMF पे जाना इसलिए फैटल है कि आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो आपकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाती है, आपकी ईज ऑफ बिजनेस जो आपकी इंडस्ट्रीज को चलाती है, ये सब की सब अपनी जगह पे मौजूद नहीं है और ये बिल्कुल थ्रिलिंग तौर पे बिल्कुल एक शॉकिंग हुई है। सबसे बड़ी बात यह कि आपका पावर टैरिफ दुनिया में सबसे महंगा, आप फिर उसको बढ़ा रहे हैं। आपके गैस टैरिफ दुनिया में सबसे महंगा, आप उसको बढ़ा, आप टैक्स नेट को आप बढ़ाने के बजाय आप जो शरह सूद है उसको आप बढ़ा रहे हैं। तो आपकी ये तमाम चीजें जो है इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इकोनॉमी पे पड़ता है और इसका इफेक्ट कॉमन मैन पे आता है। आपके कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होते हैं, पैरिटी टू एक्सचेंज एंड पैरिटी टू बाई आपकी खराब हो जाती है। और उसके बाद ये कि जब आप बिजनेस नहीं कर सकते तो आप एम्प्लॉयमेंट भी नहीं जनरेट कर सकते। जब आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते इसका मतलब है आप टोटली एक अनएम्प्लॉयमेंट पे चले जा रहे हैं। आज कुछ फिगर्स में पढ़ रहा था, बल्कि सुन भी रहा था एक जगह, कि जो टोटल इकोनॉमी में हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है वो टोटल की टोटल 2% भी अवेलेबल नहीं है कंजम्पशन जिसमें हम अपनी एम्प्लॉयमेंट दे सकें। ये तो बड़ी अजीब सूरत हाल है। बहुत अच्छा किया कि कतर ने से बात की और कतर ने कहा कि 1 लाख एम्प्लॉयज ले लेंगे हम आपके जहां से। तो यहाँ के लोकल लोगों की एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा? हर कोई अभी तो कतर नहीं जा सकता, हर एक के पास वो टेक्निकल एबिलिटीज तो मौजूद नहीं है। MBS और CS क्या करेंगे जो इतनी मुश्किल से पढ़कर आगे नहीं? तो सबसे बड़ा जो सोल्यूशन है वो यही है कि आप अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट करें और जितना हो सके मेड इन पाकिस्तान पे ध्यान दें। 1 विंडो ऑपरेशन रखें और उसमें कहें जी आइए आपको जमीन चाहिए, आपको बिजली चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको गैस चाहिए, हम आपको देते हैं, आपको नक्शे बनाने हम देते हैं। आप सिर्फ तवज्जो दें कि आप इंडस्ट्री चलाएं। जब एक इंडस्ट्री चलेगी एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी चलेगा। बड़े दावे दिखाई देते थे गवर्नमेंट फॉर्मुलेट होने से पहले। मैंने इब्तिदा में भी बात की उस ऑस्टेरिटी ड्राइव की कि जिसके खूब चर्चे थे। कहा गया था कि जी ऑस्टेरिटी पे तो आप बात ना करें, मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूं, ब्लैंक फिगर नाउ। नो जी ऐसी कोई चीज दैट्स अ ब्लैंक फिगर। तो वो इतनी बड़ी बातें मानी गवर्नमेंट वालों ने, फिर करने की जरूरत क्या थी? गवर्नर जो है वो गवर्नर हाउस में रहेंगे नहीं, गवर्नर जो है वो स्टेट प्रोटोकॉल नहीं लेंगे। हम हालांकि उस वक्त बोलते थे कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर दिखना चाहिए, हम चाहते हैं कि जी वो प्रोटोकॉल लें। गो के पुरानी गवर्नमेंट्स के ऊपर वो इसी हवाले से तनकीद करते रहते थे। आज आप हर गवर्नर को देख लीजिए, आज आप हर किसी को देख लीजिए, चीफ मिनिस्टर को देख लीजिए, हर किसी के पास सर सेम प्रोटोकॉल है, Absolutely. सेम खर्चे हैं, बल्कि उससे ज्यादा ही खर्चे हैं। ये तक कहा जाता है कि जी प्राइवेट तैयारे इस्तेमाल नहीं होंगे, हम जो है वो बर्डन नहीं देंगे, नॉर्मल फ्लाइट्स में सफर किया जाएगा। तो आपके ख्याल में ये तमाम तर वादे पूरे हो रहे हैं? चाय बिस्किट पे गुजारा हो रहा है? एब्सोल्युटली नॉट। एज फार एज आई नो, मेरे नॉलेज में इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आती ऑस्टेरिटी की। तो सर कुछ मतलब फिर इसका कोई हल है कि जी इतने बड़े बड़े दावे आपने अवाम को भी इस काम पे लगा दिया था कि जी ठीक है हम सब मिलके जो है वो अपने खर्चे कटेल करेंगे, लग्जरीज को अवॉइड करेंगे, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो कुछ हो भी रहा है या सिर्फ और सिर्फ ज़बानी जमा? जब ये बातें हो रही थी तो आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन और मैं बहुत बात करता था कि ऑस्टेरिटी की देखो कितनी बात हो रही है, अब लग्जरी गुड्स आने बंद हो जाएंगे हमारे मुल्क में और हमारी कुछ इकोनॉमी में जान आएगी, कुछ इंपोर्ट्स कम होंगी, कुछ एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, कुछ लोकल मार्केट। लेकिन ऐसा कुछ हो रहा नहीं। मैंने आपके इब्तिदा में कहा कि वेरी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन और रोड मैप है नहीं। और फिर उस बात को रिपीट नहीं करूंगा कि हम लोगों की इकोनॉमी जो है वो सिर्फ चांस इकोनॉमी या कैसीनो इकोनॉमी बन के रह गई है। ठीक है। अच्छा, अब आप हर बार जो है वो SMEs के ऊपर बहुत तवज्जो देते रहे हैं और खास तौर पर जिस तरह से अभी आपने रोजगार की फराहमी की बात की, तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जब आप देखते हैं तो आपको इन SMEs को सपोर्ट करने की जरूरत होती है, उनके हवाले से कुछ भरपूर और अच्छे पॉजिटिव जो है वो स्टेप्स लेने की जरूरत होती है। डू यू थिंक मिनी बजट में आपको इस तरह के कोई मामला दिखाई दिए? गो के कुछ अच्छी कर्ज स्कीम और दीगर चीजें भी जो है उनके खूब चर्चे रहे हैं। जी बात तो उन्होंने मिनी बजट में कहा है कि जो इनकम टैक्स होगा, जो आप लोन लेंगे इस पे SMEs पे या एग्रीकल्चर्स पे, तो उसमें जो इनकम टैक्स होगा उसको रिड्यूस करेंगे, ऑलमोस्ट हाफ आपको पे करना पड़ेगा। ये कि इन्होंने इनकरेजमेंट दी है, लेकिन दैट इज नॉट द सोल्यूशन।
एसएमई का प्रॉब्लम जो कि 82% कंपोनेंट है हमारी, 40% हमारे जीडीपी पे शेयर होल्डर है, कंट्रीब्यूट करती है, उस एसएमईज को वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, नेबर में जाए इंडिया, चाइना, इन सब की फरोग, इनकी सब की कामयाबी एसएमईज को फरोग दे। हमारे एसएमई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एक्सेस टू फाइनेंस। ठीक। और एक्सेस टू फाइनेंस जो है वो उसको अवेलेबल नहीं है। एक्सेस टू फाइनेंस अगर अवेलेबल नहीं होगा और आप एसएमईज को उस तरीके से हेल्प नहीं करेंगे तो वो हमेशा फाइनेंशियल क्रंच में रहेंगे। जब फाइनेंशियल क्रंच में रहेंगे तो वो अपनी वायबिलिटी उस तरह से पेश नहीं कर सकेंगे। तो देयर इज अ लॉट ऑफ नीड, अगेन मैं इस बात को रिपीट करता हूं कि एसएमईज को फरोग देने के लिए आपको फाइनेंसिंग के लिए कुछ ना कुछ रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे। यूएसएआईडी ने भी बहुत अच्छे तरीके इख्तियार किए हैं, स्टेट बैंक ने भी बहुत अच्छी बातें की हैं इसकी प्रमोशन के लिए, लेकिन आई एम सॉरी टू से प्रैक्टिकली मुझे कुछ चीज़ ऐसी नजर, आई एम ऑल्सो एसएमई, लेकिन कोई चीज़ मुझे ऐसी हेल्पफुल नजर नहीं आ रही जहाँ पे हम कह सकें कि हम अपने कारोबार को उस फाइनेंशियल क्रंच से निकालकर एक्सेस टू फाइनेंस की अवेलेबिलिटी पे कुछ फरोग दे सकें। दिस इज अ रियल डिमांड ऑफ द एसएमईज। अच्छा, मुझे आज आपसे जरा दो टोक एक और बात पूछनी है। हर बार हमें कहा जाता है कि जी टैक्स नंग पे हम इजाफा करेंगे, टैक्स पेयर्स की तादाद में इजाफा होना चाहिए। आप ये बताइए कि क्या वाकई एफबीआर हमारे इन तमाम टैक्स की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए आपके ख्याल में बेहतर तरीके से काम कर पा रहा है? चूंकि आप हों, मेरे सामने मौजूद कैमरामैन हो या कोई भी शख्स हो, सर किसी न किसी तरीके से टैक्स के नेट के अंदर अपना इनपुट जरूर देता है, भले वो मोबाइल कार्ड की सूरत में हो, भले वो फ्यूल पर टैक्स की सूरत में हो, भले वो खाने पे टैक्स की सूरत में हो, और दीगर टैक्सेशन का सिस्टम हो। तो फिर ये मामलात और फिर रिटर्न के मामलात क्या एक आम आदमी की समझ के अंदर हैं, या इतने आसान कर दिए गए हैं कि एक आम शख्स भी समझ सके कि जी ठीक है, इफ आई एम टैक्स पेयर तो ये मेरे राइट्स हैं, ये मेरे रिटर्न के मामलात हैं और ये दीगर मामलात हैं? सर ये सबसे पहली बात तो ये है फात कि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा और इसका जवाब इस तरह है कि एक टैक्स पेयर ये देखता है कि जब वो टैक्स देता है तो उसको टैक्स देने के बाद उसका रिटर्न क्या मिलता है। एज फॉर एग्जांपल, अगर आप कनाडा में चले जाए, मैं आ रहा हूँ स्टेट पहले आप कनाडा चले जाए तो आपको पता होता है, ये कहीं भी मुल्क में चले जाए आपको पता होता है आपने जो टैक्स दिया उससे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक, आपने जो टैक्स दिया उससे आपको हेल्थ कार्ड मिल रहा है, आपका इलाज भी हो रहा है, तो और बहुत सारी मराहत, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है। यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ टैक्स का नहीं है, वो देख रहा है कि वे वेस्ट हो रहा होता है। ठीक है ना, आप टैक्स से क्या कर रहे हैं, आप टैक्स से पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। तो टैक्स रेट नहीं बढ़ रहा, ये एक बहुत बड़ा क्रूशियल इशू है। और जो लोग टैक्स दे रहे हैं दे आर नॉट सेटिस्फाइड, आप उनको नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। फिर वही वाली बात आती है कि जिसने सबक याद किया आप उन्हीं की छुट्टी बंद कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो टैक्स दे रहा है वो बहुत प्राउडली नहीं फिर रहा है। पहले एक कार्ड मिलता था, मुझे याद है जब बहुत सारे दिन की बात पहले की बात है कि एक कार्ड मिलता था जिसमें लिखा था कि टैक्स पेयर, वो हम एयरपोर्ट पे दिखाते थे, हमें प्राउड टैक्स पेयर। अब तो टैक्स पेयर इज नॉन टैक्स पेयर एंड फाइलर, नॉन फाइलर, अब उसकी डिस्क्रिमिनेशन जो थिंक कि आपके सीएनआईसी नंबर के साथ ही जो है वो इट शुड बी योर आइडेंटिटी। If you ask me, being a businessman, there is no difference, and we feel it कि एक डिफरेंस होना चाहिए। A businessman, a taxpayer should be respected, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट उसको मिलनी चाहिए, because he is a taxpayer, he is running the show of the country। आपके फिजिकल डेफिसिट, आपके एक्सपेंडिचर, आपके सारी चीजों उसका कंट्रीब्यूशन है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उसको, लेकिन दिस इज व्हाट इज अ नील। ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद इस टैक्स कुछ सवालात हैं जिनके जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा, और फिर साथ साथ ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डू यू थिंक, कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो कि गवर्नमेंट आपको इस वक्त स्टेप्स लेते हुए दिखाई दे रही है, या अगर नहीं ले रही तो गवर्नमेंट अगर वो स्टेप ले तो मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं, और ब्रेक के बाद जिस तरह से मैंने आपको अनाउंस किया था कि मियां जाहिद साहब भी हमारे साथ आफ्टर ब्रेक मौजूद होंगे, उनसे भी उनका वर्डिक्ट लेने की कोशिश करेंगे। सर थैंक्स लॉट कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। गो के हर बार आपका एनालिसिस जो है वो इकोनॉमिक कंडीशंस पर बड़ा मुनफरिद और आप बड़ी दो टूक गुफ्तगू करते हैं। ये मुझे बताइएगा कि क्या वाकई जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि जी हमारी जो मईशत है वो अब दुरुस्त समत पर आ चुकी है, बड़े मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्या वाकई सर ऐसा है या सिर्फ और सिर्फ ये एक बार फिर दावे और वादे दिखाई देंगे? मियां जाहिद साहब जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह के गवर्नमेंट ने कहा है और किसी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि यानी मईशत दुरुस्त सिमत की तरफ चल तो पड़ी है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सपोर्ट्स को देखें, असल हमारा जो माइनस है या प्रॉब्लम है वो सारा एक्सपोर्ट कम होने की वजह से ही है, यानी इम्पोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम होने की वजह से। तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है
वो तकरीबन 40 अरब डॉलर का था। अब उसमें जब इंपोर्ट कदरें कम हुई है, एक्सपोर्ट बहुत मामूली सी थोड़ी सी बढ़ी है, थोड़ा सा बहुत मामूली सा ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, और वो क्रॉनिक जो प्रॉब्लम है यानी ट्रेड डेफिसिट की, वो अपनी जगह मौजूद है। गवर्नमेंट को उसको टैकल करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक उसके कोई खास असरात बरामद नहीं हुए। अब जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का गैप था, वो चले सऊदी अरब से और हमें यूएई से या चाइना से कुछ जो हमें इमदाद मिलेगी, तो हमारा तो तकरीबन 1.5-2 अरब डॉलर महीने का लॉस है। तो ये जो पैसे हमें मिलेंगे, ये तो तकरीबन 6-7 महीने में खत्म हो जाएंगे। इन अदर वर्ड, हमें ये 6 महीने के लिए ब्रीदिंग स्पेस मिली है। इन 6 महीनों में जो गवर्नमेंट स्टेप्स लेने जा रही है या गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं, उसमें गवर्नमेंट को ये तवक्को है कि इनके कुछ नताइज निकलेंगे और फिर 6 महीने के बाद हम कुछ बेहतर पोजीशन में होंगे। अब ये जो दावा है या ये थिंकिंग जो है, इसको अभी टेस्ट होना है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी आपका देखें कि रेवेन्यू जो है वो तकरीबन कोई 175 अरब रुपए का रेवेन्यू आपका शॉर्टफॉल हुआ है, और अगर यही तरीका, यही रफ्तार रही, तो अगले साल यानी पूरे 1 साल में तकरीबन 400 अरब रुपए का रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो इन अदर वर्ड तकरीबन 3.5 अरब डॉलर का ये गैप आ जाएगा। तो पॉइंट ये है कि ये सारी की सारी चीजें जो है, जो हमारी इकोनॉमी की जो मेल्ट डाउन है या ब्लीक पिक्चर सामने नजर आ रही है, उसमें सारी होप यही है कि गवर्नमेंट ने जो कुछ 4-5 स्टेप्स लिए हैं, उनसे अच्छे नताइज बरामद हो जाए। लेकिन उसमें अच्छे नताइज बरामद होने की तवक्को को मेरा ख्याल है कि शायद इतनी ज्यादा दुरुस्त नहीं है। कुछ यकीनन बेहतरी आएगी, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बेहतरी चाहिए 100 के स्केल पे, तो मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी बहुत बेहतरी आएगी, को 10-15-20% के करीब। अच्छा, या तो इसमें बहुत ज्यादा मजीद, असल में इकोनॉमी का बिगाड़ जो है ना, या मेल्ट डाउन जो है, वो बहुत ज्यादा है। अब आज स्टेट बैंक ने भी 0.25% मार्कअप का रेट बढ़ा दिया है। तो बात यह है कि हमारी जितनी भी इकोनॉमी है, वो तकरीबन 30-35% विद इन द बुक्स है, और बाकी जो है आउट ऑफ द बुक्स है। तो हम जितनी भी इकोनॉमी की मैनेजमेंट करते हैं, वो सारी की सारी वो 30-35% जो हमारी इकोनॉमी विद इन द बुक्स है, उसी के ऊपर चल रही होती है। और जो आउट ऑफ द बुक्स इकोनॉमी है, उसको इकोनॉमी में लेके कैसे आना है, उसको कैसे नेट में लाना है, कैसे सिस्टम में लाना है, उसकी तरफ अभी तक हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी। अब ये जो हमने 50 लाख घर बनाने थे या 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, तो इस ज़िमन में भी अगर देखा जाए तो दुश्वारियां, जो पुराने घर हैं वही कायम रह जाएं तो बड़ी बात है, कह जाए कि नए घर बने, जैसे पुरानी नौकरियां बाकी रह जाएं तो बड़ी बात होगी। एक बहुत अच्छा कदम जो गवर्नमेंट ने उठाया है, वो ये जो वीजा की जो लिबरल पॉलिसी बनाई है, ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। इसके नतीजे में अगर हमारी जो टूरिज्म है वो वाकई अगर डेवलप करे और लोग हमारे मुल्क में आना शुरू करें, इसलिए कि अब हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है काफी बहुत ज्यादा बेहतर है। अच्छा, इसी तरीके से अब हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज खत्म हो गई है, इसी तरह गैस की शॉर्टेज, थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई है, लेकिन गैस की बहरहाल अब शॉर्टेज नहीं है। तो अगर इन चीजों को बेटर मैनेजमेंट के जरिए से हम चलते रहे और बिजनेस कम्युनिटी को इकोनॉमी का साइज या इकोनॉमी की रफ्तार या डेवलपमेंट की रफ्तार कम करने की बजाय अगर हम एक्सपोर्ट या अपना इकोनॉमी की रफ्तार जो है उसको बढ़ाएं, उसको तेज करें इकोनॉमी को, तो उसका पहिया अगर फास्ट चलाएंगे तो उसके नतीजे में हमारे रेवेन्यू भी बेहतर होंगे, हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और हमारी इंपोर्ट भी थोड़ी सी अगर बढ़ जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन हमें असल में उसको घटाने की बजाय, क्योंकि उससे आपका फिर रेवेन्यू कम होता है इंपोर्ट मजीद कम करने से, तो आप उससे इंपोर्ट को बहुत ज्यादा डिस्करेज करने की बजाय अगर एक्सपोर्ट को एनकरेज करें और उसके लिए लायामल और पॉलिसी बनाएं, तो उससे आपका रेवेन्यू तो शॉर्टफॉल। ठीक, मियां साहब, आप हर बार एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं, तो डू यू थिंक कि इतने टाइम से आप भी इस हवाले से अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पर आप न सिर्फ अपनी आवाज पहुंचाते हैं, मुख्तलिफ राइटर्स भी आपके सर्कुलेट कर रहे होते हैं, सो डू यू थिंक कि एक्सपोर्ट्स को बेहतर बनाने के लिए या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो हमने कुछ उसको कम किया है ताकि वाकई एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारी बढ़ सकें और दीगर मामलात में बेहतरी की है? कुछ बेहतरी दिखाई देती है आपको एक्सपोर्ट्स के हवाले से सर? उसमें देखें, एक्सपोर्ट में हमने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम नहीं किया बल्कि उसको कंट्रोल किया है। अच्छा, जबकि जरूरत थी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने की,
वो हमने बैरल ऑफ कंट्रोल तो उसको कर लिया है। ये चीज हमने बहुत अच्छी की है। इसी तरीके से अब अगर एक्सपोर्टर्स को जो है बाकी सारी चीजें यानी बिजली और गैस, ये अगर सही चीजें मिलती रहें बर वक्त और मतवातर मिलती रहें, यानी इनकी क्वालिटी भी बेहतर हो जाए तो और बेहतर होगा। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कंट्रोल करने की बजाय कम करने की जरूरत है। कंट्रोल तो बहरहाल कर लिया है, अब उसको कम करने की भी जरूरत है। अच्छा, अब जितना भी हम हमारे हाँ, एक और बहुत अच्छा कदम गवर्नमेंट ने उठाया हाँ। कि इसमें जो रॉ मटेरियल जो थे उसमें तकरीबन 150 आइटम्स के ऊपर ड्यूटियां कम की हैं। बिल्कुल। तो उससे भी एक एक्सपोर्टर को सहूलत मिलेगी। तो ये चीजें तो अच्छी की हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन जितनी अच्छी या जितना मतलब हमें जितने स्केल पे होनी चाहिए उस स्केल पे आपको वो चीजें नहीं दिखाई दे रही। सर, एक अनसर्टेनिटी की हम हर बार बात करते थे, हम ये बोलते थे कि जी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आने के लिए तैयार इस वजह से नहीं है कि एक अनसर्टेन सिचुएशन दिखाई देती है। जो यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ पर किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले कई बार सोचते हुए दिखाई देते थे कि जी एक अनसर्टेन सिचुएशन है, हमें नहीं पता कब मार्केट डाउन हो जाती है, हमें नहीं पता कब पॉलिसीज में तब्दीली आ जाती है। तो आपको लगता है कि उस अनसर्टेनिटी में भी कुछ कमी आई है और मामला कुछ बेहतर हुए हैं या उसमें कोई बेहतरी नहीं है? नहीं, अनसर्टेनिटी में तो कोई कमी नहीं आई। अच्छा, बल्कि अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ इदारों की मुख्तलिफ पॉलिसीज होती हैं और उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती और अनसर्टेनिटी उसी की वजह से बनती है। मिसाल के तौर पे हम मुख्तलिफ हमारे इदारों ने अगर मुख्तलिफ रेगुलराइजेशन की थी और मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन के हवाले से उन्होंने पॉलिसीज बनाई थी और उस वजह से कुछ हमारे जो रोड कराची में कमर्शलाइज हुए थे तो उसमें लोगों ने बिल्डिंगें बनाई थी। बिल्कुल। अब आज अगर ऑर्डर्स आ गए हैं कि जी इनको डिमोलिश किया जाए, तो ये सारी चीजें ये असल में बैरूनी दुनिया में भी और हमारे लोकल इन्वेस्टर में भी और हमारे फॉरेन इन्वेस्टर को भी ये पैगाम जाता है कि ये कौम जो है हर 25, 30, 40 साल के बाद जो है वो फिर उल्टा पहिया चलाना शुरू कर देती है। तो उसमें जो जैसे मैं समझता हूँ कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी बनाई थी और उसके खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं, तो ये जो हम आज बेशक बैरिया टाउन इलीगल है या लीगल है, मैं उस बहस में नहीं जाता, लेकिन जो उसका मैसेज इन्वेस्टर को जा रहा है बिल्कुल वो मैसेज वही जा रहा है जो कि या जो आज हम कराची में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ये मैसेज बेशक हम इलीगल चीजों को तोड़ रहे हैं और जो कर रहे हैं और लॉ को एनफोर्स कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में मैसेज जो जा रहा है, इन्वेस्टर को जो मैसेज जा रहा है यही जा रहा है कि ये कौम हर 30-40 साल के बाद जो है ये फिर अपनी बनाई हुई चीजों को तोड़ती है या अपनी बनाई हुई चीजों को खराब करती है। तो मैं उस परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। ये जो चीज है ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा और ये हमें इतना नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। इसके ऊपर तो गवर्नमेंट को तो आप कसूरवार नहीं ठहरा सकते ना, बिकॉज वो तो कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस के लिए जो है ये तमाम इक़दाम कर रहे हैं। सो डू यू थिंक इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी की इन्वॉल्वमेंट है कहीं भी? नहीं, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी की इन्वॉल्वमेंट है या इवन मैं कोर्ट को भी कुछ नहीं कह रहा। हाँ। मैं तो ये एक ग्राउंड रियलिटी का इजहार करता हूँ कि इस ग्राउंड रियलिटी की वजह से हमारा जो परसेप्शन है वो हर 25-30 साल के बाद कुछ ना कुछ इस तरह का वाकया हो जाता है जो अगले 30-40 साल के लिए हमें नुकसान का बायस बनता है। तो एज ए कौम हमें इस चीज को भी सोचना चाहिए कि जाने वालों के हर काम को अनडू करना शुरू कर देना और उसमें से कीड़े निकालना या उसको सारे को रिवर्स करना शुरू कर देना ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है और उसका फिर कौमों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है मियां साहब, सर थैंक्स लॉट, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। सर मैं अतिक साहब अब आपसे भी ये जानने की कोशिश करूंगा कि मुख्तलिफ स्कीम्स हर गवर्नमेंट मुतारिफ कराने की करती रही है, भले वो गरीब आवाम के सपोर्ट के लिए कोई स्कीम हो, भले वो राशन पहुंचाने की कोई स्कीम हो। इसी तरीके से अब हम ये सुन रहे हैं कि जी मुल्क भर के 87,000 नौजवानों के लिए हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है कि जी यूथ ट्रेनिंग स्कीम ये कंटिन्यू करेंगे और जो स्टूडेंट्स होंगे उनको वजीफा भी दिया जाएगा। तो इस तरह के फैसलों को आपके ख्याल में अप्रिशिएट करना चाहिए? बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। अब ये वक्त इस चीज़ का नहीं है कि बच्चे MA करें, BA करें, BCom करें या MBS की तरफ जाएं। वोकेशनल ट्रेनिंग का आपको प्लम्बर बनना है, आपको एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन बनना है,
आपको एक अच्छा कारपेंटर बनना है, इसकी न सिर्फ मुल्क को जरूरत है बल्कि मुल्क के बाहर भी जरूरत है। तो जितने वोकेशनल ट्रेनिंग अदारे हैं उनको गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए जो एग्जिस्टिंग है, और उसके बाद अपने तौर पे भी वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान देना। अगर ऐसा कोई इकदाम हो रहा है तो ये बहुत बेहतरीन इकदाम होगा, एंड दिस इज द नीड ऑफ द डे। हम सबको वोकेशनल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स चाहिए। एक बच्चा नहीं पढ़ सकता, MBA नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, उसका एक्यूमेंट किसी और तरफ जा रहा है तो उसको उस तरफ इनकरेज करना चाहिए। तो वी हैव टू ट्रेन आवर लेबर इन वोकेशनल ट्रेनिंग, और उनको क्वालिफाइड वोकेशनल ट्रेनर्स बनना पड़ेगा। और डू थिंक कि ना सिर्फ नौजवान तबके में बल्कि हमारी खवातीन के लिए, और जो आप हर बार एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि हर शोबे के अंदर आपको अपने नौजवानों को, अपनी खवातीन को और दीगर लोगों को जो है वो ट्रेन करने की जरूरत है ताकि एटलीस्ट वो अपना सरमाया जो है वो खुद पैदा कर सकें? सर जी हाँ, बिल्कुल। जहां हम बात ये कर रहे होते हैं कि इंडस्ट्रीज को फरोग दिया जाए और लोकल इंडस्ट्री को काफी अहमियत देनी चाहिए और इसको फैसिलिटेट करे गवर्नमेंट, वहां पे लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट का भी ये फर्ज बनता है कि वो कम से कम 5-5 लोगों को इंटर्नशिप जरूर दे, ताकि उसकी वो ये जिम्मेदारी है। देखिए इस वक्त मुल्क जो है डॉल ड्रम में है, सिर्फ हुकूमत पे इल्जाम लगाना ये अच्छी बात नहीं है। हम सबको खुद करना चाहिए। ये बात उसी तरह है जैसे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट में कोई काम हो रहा हो, हमें अपनी सड़क खुद बना लेनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट को हम कह, अपना सीवरेज का निजाम खुद देख लेना चाहिए। ये हम सब कर सकते हैं। अपने इलेक्ट्रिक को खुद ठीक कर लेना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और कारपेंटर्स पैदा करने चाहिए ताकि हम ये बड़ी आसानी से ही काम कर सके और हमें किसी का मोहताज। हर वक्त गवर्नमेंट को कहना, देखिए गवर्नमेंट इज अ डेफिशिएंट गवर्नमेंट, इसके ऊपर कर्जा है, बेइंतहा कर्जा, और उसने एक गलती कर दी बहुत बड़ी, मैं आपको हमेशा कहता हूं और फिर कह रहा हूं, डीवैल्यू करके अपने ऊपर कर्जा और बढ़ा लिया। जी बिल्कुल, ठीक है ना। ये डिवैल्यूएशन तो खा गया, 3 दफा की डिवैल्यूएशन ने आपके कर्जे को, ना वो कर्जा लिया ना वो सूद इस्तेमाल किया, वो आपका बढ़ता चला गया। तो जब कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो, फिस्कल डेफिसिट हो, गवर्नमेंट को अपने डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए पैसे ना हो, वो इधर उधर फिर रहे हो उन पैसों को लेकर के गवर्नमेंट चलाने के लिए, तो जब इन तमाम सूरत हाल हो तो मैं समझता हूं कम्युनिटी डेवलपमेंट को, फिलीपीन में हमने देखा इतना अच्छा मुल्क, इतनी तरक्की की उन्होंने, सिर्फ उसका एक ही राज है और उन्होंने अपनी कम्युनिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया। हम भी कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है कम्युनिटी डेवलपमेंट के, अगर वो लिए जाएं तो बहुत बड़ी तादाद है, उनको बयान करना मुश्किल, लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। दिस इज व्हाट इज द मैसेज टुडे। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो हमने देखा है कि जब पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिकली भी या किसी भी तरह से बुरा वक्त पड़ा है तो उनका जो इनपुट है दैट काउंट्स अ लॉट। अब गवर्नमेंट जो है वो मुनाफा आपका मुस्तकबिल पाकिस्तान का के नाम से जो है वो एक स्कीम लॉन्च कर चुकी है इनफैक्ट, तो जिसमें इनके लिए वो सर्टिफिकेट्स और फिर दीगर मामलात ही होंगे। सो डू यू थिंक ये भी मेजर्स जो हैं वो कुछ हद तक फायदेमंद होंगे, भले कुछ 3 साल के लिए वो बॉन्ड वाला एक सिस्टम हो, 5 साल वाले बॉन्ड का सिस्टम हो, तो डू यू थिंक ये स्टेप्स जो हैं बहुत अच्छी पेशरफ्त है, अल्लाह करे इसमें काम हो। देखिए हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा बुरे वक्त में पाकिस्तान के काम आते हैं, नॉट ओनली के रेमिटेंसेस भेजते हैं, बल्कि देखिए इन्वेस्टर्स जो आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, जो बाहर के पैसा आना, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दुनिया में घूमती है, पाकिस्तान में नहीं आके गिरती, और दुनिया में हर जगह होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक्स होते हैं, वो दुनिया में हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लोन दे रहे होते हैं, पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहे होते, इसकी मिसाल मौजूद है हमारे पास। तो इसी तरह हमारे लोकल जो हमारे नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी से, दे आर द बिगेस्ट इन्वेस्टर ऑफ पाकिस्तान। आपको एक वक्त था जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी ने इतना ज्यादा पोर्ट कासिम में इन्वेस्टमेंट किया और वेयर हाउसिंग के डेवलपमेंट पे, आपको याद होगा जबकि हमारे यहाँ वेयर हाउसेज नहीं बनते थे। बिल्कुल ठीक, हम लोग कन्वर्टर्स में जाते थे, इंडस्ट्रीज को कन्वर्ट करके वेयर हाउस। हमारे जितने पर्पस बिल्ड वेयर हाउसेज या दूसरे वेयर हाउसेज की वो सब कुछ नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी ने किया, एक स्टेप मौजूद है। लेकिन सर आप नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी को इनकरेज तभी कर सकते जबकि अभी बात हो रही थी, मियां साहब भी कह रहे थे और मैं भी कहूंगा कि हमारे लोग बाहर जाके अपने पिछले लोगों की बुराइयां कर करके इस वक्त को जाया ना करें, बस कर दें, बस कर दें। बड़ी करप्शन हो गई है, करप्ट लोगों के खिलाफ घेरा तंग कर देंगे, तो इसको ये कर देंगे, उसको ये कर देंगे। मैसेज बड़ा गलत जा रहा है, उनको तो कहते हैं मुल्क का हर आदमी करप्टेड है। आप और मैं करप्टेड नहीं है, मैसेज क्यों जा रहा है कि हम सारे करप्टेड हैं? बिल्कुल ऐसा है। 5% करप्टेड है तो पूरा मुल्क तो करप्टेड नहीं है, पूरे मुल्क को तो करप्टेड में नहीं शामिल करो। लेकिन वहां लोग ये समझते, तो नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी थोड़े खाइफ होते हैं इस बात से, यार हम क्या करें वहां, हम वापस भी नहीं जाते अपने मुल्क और हम इन्वेस्टमेंट भी नहीं करें, हमारी तो इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। ठीक है, 16 फ़रवरी को जो है वो सऊदी वली अहद भी अब पाकिस्तान आने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसीज के हवाले से काफ़ी अर्से से एक गैप दिखाई जरूर देता था। हम ये सवाल उठाते थे पिछली गवर्नमेंट में कि जी एक प्रॉपर आपका वजीर खारजा मौजूद नहीं है, पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस
उसको बड़ा गौर से देखने की जरूरत है। तो आपको लगता है जिस तरह से वीजा पॉलिसीज में हमने अपनी तब्दीलियां की, फिर साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक के दौरे, फिर साथ साथ उन मुख्तलिफ ममालिक के आला सतह के वफूद का आना और खुद सरबराहान का यहाँ पे आना, ये पाकिस्तान के लिए किस हद तक पॉजिटिव है सर? जबरदस्त बेहतरीन स्टेप, इफ यू आस्क मी, ये इतनी इनकरेजिंग स्टेप है। और जहां तक प्रेजेंट फॉरेन पॉलिसीज का ताल्लुक है, ही इज अ डायनामिक फॉरेन मिनिस्टर। और हमने बहुत दिनों के बाद हमने बहुत दिनों के बाद इतना डायनामिक फॉरेन मिनिस्टर देखा जो दो टोक लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। और बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं हमारे सामने। और सऊदी अरब इज ऑल वेदर फ्रेंड लाइक चाइना, वो हमारे लिए आगे आ रहे हैं। नॉट ओनली दैट, आपने कतर में देखा, आपने चाइना में देखा, आपने मलेशिया में देखा और यूएई में देखा। ये सारे रिलेशंस इतनी रिवाइव हुए, स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी पाकिस्तान की सर ये सब कुछ फॉरेन पॉलिसीज की वजह से हुआ। एंड दिस गवर्नमेंट इज डूइंग अ डायनामिक फॉरेन पॉलिसी, ये तो हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, आई वांट क्लोजिंग स्टेटमेंट फ्रॉम योर साइड। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। होप्स रखनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने की जरूरत है सर। एब्सोल्युटली, देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मुझे तो नजर आ रहा है कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन क्या है कि इकोनॉमिक रोड मैप जरूर बनाना चाहिए। बस अब बहुत हो गया एक दूसरे की बुराइयां करना, मुल्क के माशी हालात पे तवज्जो दें और इसी पे ध्यान देकर इस पे काम करें, मुल्क इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वी आर ऑल विद द गवर्नमेंट। अतीक रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। प्रोग्राम दो टोक से सबको इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।